नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूरे हुए। आईआईटी खड़गपुर ने भूजल के घटते स्तर के कारण पड़ने वाले सूखे पर अध्ययन प्रकाशित किया। विश्व आर्थिक मंच WEF ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी की। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के कन्वेंशन 182 की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यानी UNCCD को अपनाने के 30 वर्ष पूरे हुए। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूरे हुए। हाल ही में भारतीय थल सेना ने कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिल भारतीय मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में तथा नियंत्रण रेखा LOC पर लड़ा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में कारगिल जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। इस युद्ध में पाकिस्तान का उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क को अवरुद्ध करना था। यह युद्ध 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। गौरतलब है कि इस घोषणा पत्र में शांतिपूर्ण संबंधों के लिए फ्रेमवर्क प्रदान किया गया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर के मुद्दे सहित सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाना था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से बाहर निकाल दिया था। साथ ही वह ऑपरेशन विजय के एक हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर फिर से नियंत्रण पाने में सफल रही थी। चलिए खबर के अंत में युद्ध के बाद के घटनाक्रम जान लेते हैं। युद्ध के बाद कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर कई सैन्य और आसूचना यानी इंटेलिजेंस संबंधी सुधार किए गए। इस समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी, जैसे कि रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों के बीच तंत्र तथा उनके मध्य इंटरफेस को पुनर्गठित करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया गया। निगरानी क्षमता को मजबूत करना चाहिए और आवश्यक तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित करना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी खतरों के बारे में प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए पूर्णकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। IIT खड़गपुर ने भूजल के घटते स्तर के कारण पड़ने वाले सूखे पर अध्ययन प्रकाशित किया। खबर की शुरुआत में सबसे पहले अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 1996 से 2016 तक प्री मॉनसून सीजन के दौरान भूजल में गिरावट की वजह से पड़ने वाले सूखे की गंभीरता 22 गुना तक बढ़ गई थी। भूजल यानी ग्राउंड वाटर में गिरावट वह स्थिति है जब भूजल स्तर अपने सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है। इसके प्रभावित क्षेत्रों में दिल्ली NCR, जयपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहर सहित उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा शामिल है। चलिए अब भूजल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्व का 30% ताजा पानी भूजल के रूप में मौजूद है। भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। भारत में विविध कार्यों हेतु कुल वैश्विक भूजल उपयोग के 25% से अधिक का उपयोग किया जाता है। भारत में लगभग 62% सिंचाई एवं 85% ग्रामीण जल आपूर्ति भूजल स्रोतों के माध्यम से की जाती है। साथ ही शहरी जल आपूर्ति का 50% हिस्सा भी भूजल स्रोतों पर निर्भर है। देश के 60% भूजल संसाधन सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मौजूद हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन करने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। केंद्रीय भूजल द्वारा जारी की गई गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार आकलित भूजल स्रोतों में से 11% भूजल स्रोतों का अत्यधिक दोहन किया गया है। अत्यधिक दोहन की बात करें तो एक वर्ष में भूजल का जितना पुनर्भरण होता है उससे अधिक जल की निकासी को अति या अत्यधिक दोहन कहा जाता है। 3% भूजल स्रोतों की स्थिति गंभीर है। वार्षिक आधार पर जितने दोहन योग्य भूजल संसाधन उपलब्ध हैं उनके 90 से 100% दोहन को गंभीर स्थिति माना जाता है। चलिए अब भूजल में कमी के लिए जिम्मेदार कारण जानते हैं। पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। इसके कारण कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। दूसरा है जलवायु पैटर्न में बदलाव। इससे जल उपलब्धता प्रभावित हो रही है। तीसरा है
असंधारणीय तरीके से शहरीकरण जैसे जल निकायों का अतिक्रमण, कंक्रीटीकरण आदि, और कम लागत वाली पंपिंग प्रौद्योगिकियों की खरीद पर सब्सिडी, मुफ्त बिजली आदि। अंत में भूजल के स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें जान लेते हैं। पहली पहल है अटल भूजल योजना। इसका उद्देश्य 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। दूसरी पहल है कैच द रेन जल शक्ति अभियान। इसे वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तीसरी पहल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी MGNREGS। इसके प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटक में जल संरक्षण और जल संग्रहण से जुड़ी संरचनाओं के निर्माण कार्यों को शामिल किया गया है। अगली पहल है राज्यों को वित्तीय सहायता। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित अनुदान के तहत वित्तीय सहायता का उपयोग वर्षा जल संचयन के लिए किया जा सकता है। और आखिरी है भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान 2020। इसे केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB ने तैयार किया है। चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। विश्व आर्थिक मंच WEF ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी की। यह रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी GGGI पर आधारित है। यह इंडेक्स 4 प्रमुख आयामों के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। यह वार्षिक आधार पर लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास को मापता है। खबर की शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वैश्विक स्तर पर इंडेक्स में शामिल 146 देशों में आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन शीर्ष 5 देश हैं। संसदीय पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी ने 2006 से लगभग निरंतर सकारात्मक रुख दिखाया है। इसके साथ ही लैंगिक असमानता को दूर करने में प्रगति की वर्तमान दर से पूर्ण समानता तक पहुंचने में 134 साल लग सकते हैं। स्टेम कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 28.2% है और गैर स्टेम कार्यबल में 47.3% है। गौरतलब है कि यहाँ स्टेम से तात्पर्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों से है। भारत के संदर्भ में वर्ष 2023 में इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर था। इस वर्ष यह 129वें स्थान पर है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद भारत दक्षिण एशिया में 5वें स्थान पर है। इसके अलावा शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तिकरण में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इसके विपरीत आर्थिक भागीदारी और अवसर में थोड़ा सुधार हुआ है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक रही है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की बात करें तो 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने के लिए प्रति वर्ष $360 बिलियन के सामूहिक निवेश की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लक्षित उपाय और उभरती हुई तकनीकी दक्षताओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उद्योग जगत को प्रभावी विविधता, समानता और समावेशन नीतियों को अपनाने एवं कौशल उन्नयन की आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक GII लैंगिक असमानता का एक समग्र मीट्रिक है। यह 3 आयामों पर आधारित है: प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं यानी EMDEs को अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय तेजी लाने की सिफारिश की गई है। चलिए सबसे पहले सार्वजनिक निवेश यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। सार्वजनिक निवेश से आशय आमतौर पर सरकार द्वारा सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से है। इसमें केंद्र सरकार या स्थानीय सरकारों या सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों या निगमों के निवेश शामिल हैं। सकल स्थायी पूंजी निर्माण के तहत निर्धारित समय में मौजूदा पूंजीगत परिसंपत्ति में नई पूंजीगत परिसंपत्ति की खरीद या निर्माण को जोड़ा जाता है और पुरानी परिसंपत्ति के बिक्री मूल्य को घटा दिया जाता है। इसमें परिवहन, दूरसंचार, भवन जैसी अवसंरचनाओं में भौतिक या मूर्त निवेश शामिल है,
व्यापक अर्थ में इसमें शिक्षा, कौशल और ज्ञान में मानव पूंजी या अमूर्त निवेश भी शामिल हो सकता है। चलिए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। निवेश स्तर की बात करें तो औसत EMDEs में सार्वजनिक निवेश कुल निवेश का औसत लगभग 25% है। पिछले दशक में EMDEs में सार्वजनिक निवेश में ऐतिहासिक रूप से कमी दर्ज की गई है। निवेश के लाभों की बात करें तो सबसे पहला है आर्थिक समृद्धि। सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 1% तक बढ़ाने से GDP में अतिरिक्त 1.5% से अधिक की समृद्धि दर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही मध्यम अवधि में निजी निवेश में अतिरिक्त 2.2% की वृद्धि हासिल की जा सकती है। हालांकि सार्वजनिक निवेश से निजी निवेश के क्राउड आउट होने की संभावना बढ़ सकती है, जिससे निजी निवेश हतोत्साहित भी हो सकता है। साथ ही अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन से संप्रभु ऋण के डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़ जाता है और निजी क्षेत्र के लिए उधार लेने की लागत यानी ब्याज दर बढ़ जाती है। दूसरा है समृद्धि दर बनाए रखना। सार्वजनिक निवेश से उन पब्लिक गुड्स या सर्विसेज के वितरण और उन्हें उपलब्ध कराने में मदद मिलती है जिनमें निजी क्षेत्र रुचि नहीं लेता है, क्योंकि ये लाभकारी नहीं होते हैं, जैसे कि लोक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा। खबर में आगे बढ़ते हैं और सार्वजनिक निवेश से लाभ उठाने के लिए रिपोर्ट में की गई सिफारिशें जानते हैं। इसमें नीति निर्माताओं के लिए 3E पैकेज को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। पहला E है राजकोषीय दायरे का विस्तार यानी एक्सपेंशन। इसमें कर संग्रह दक्षता में सुधार करना, राजकोषीय फ्रेमवर्क का विस्तार करना, अनुत्पादक खर्चों पर अंकुश लगाना आदि शामिल है। दूसरा E है सार्वजनिक निवेश की दक्षता यानी एफिशिएंसी। इसमें भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन की स्थिति से निपटना, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। और आखिरी है वैश्विक सहयोग को बढ़ाना यानी एनहेंस्ड। इसके तहत संरचनात्मक सुधारों के लिए समन्वित वित्तीय सहायता और प्रभावी तकनीकी सहायता अनिवार्य है। चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के कन्वेंशन 182 की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ILO का कन्वेंशन 182 बाल श्रम के सबसे बदतर रूपों पर प्रतिबंध एवं उन्मूलन से संबंधित है। यह सार्वभौमिक रूप से अभिपुष्टि वाला पहला ILO कन्वेंशन है। इसका अर्थ है कि ILO के सभी सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि कर दी है। भारत ने 2017 में ILO के कन्वेंशन 138 के साथ कन्वेंशन 182 की भी अभिपुष्टि कर दी थी। गौरतलब है कि ILO का कन्वेंशन 138 कार्य करने की न्यूनतम आयु निर्धारित करने से संबंधित है। आइए खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में बाल श्रम की स्थिति के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10.1 मिलियन बच्चे या तो मुख्य श्रमिक या सीमांत श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। यह देश में बालकों की कुल संख्या का 3.9% है। इसके अलावा भारत में 55% बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से हैं। भारत में बाल श्रमिक मुख्य रूप से कृषि, घरेलू उद्योग, सड़क किनारे के ढाबों आदि में देखे जाते हैं। चलिए अब भारत में बाल श्रम के कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला कारण है गरीबी। निर्धनता की वजह से परिवारों को जीवन यापन हेतु अपने बच्चों के श्रम पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला कारण है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। इसकी वजह से बच्चों के समय से पहले कार्यबल में शामिल होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा आपदाएं, संघर्ष और सामूहिक प्रवास, ये सभी कारक आर्थिक संकट को जन्म देते हैं और परिवारों के विघटन का कारण बनते हैं। इससे बच्चों को श्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके साथ ही कृषि, घरेलू कार्य जैसे अलग अलग क्षेत्रों में सस्ते श्रम की मांग है। इस कारण से भी बच्चे कम पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। और अंत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने वाले किसी कठोर कानून का न होना भी बाल श्रम के लिए जिम्मेदार है, और जो कानून है उसे लागू करने में भी कोताही बरती जाती है। बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय: संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 24, या किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 39E, राज्य यह सुनिश्चित करे कि पुरुष और महिला कामगारों की स्वास्थ्य एवं क्षमता का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो।
साथ ही आर्थिक जरूरत से मजबूर होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या क्षमता के लिए प्रतिकूल हो। कानूनी प्रावधान, बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 सभी प्रकार के व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के और खतरनाक व्यवसायों में 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के नियोजन पर रोक लगाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन UNCCD को अपनाने के 30 वर्ष पूरे हुए। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में अपनाए गए 3 अभिसमयों में से एक है। अन्य 2 अभिसमय हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय यानी UNFCCC और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय यानी CBD। चलिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यानी UNCCD के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। UNCCD को 17 जून 1994 में अपनाया गया था। यह 1996 में लागू हुआ था। ये मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए लागू कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस कन्वेंशन के कुल 197 पक्षकार हैं। इन पक्षकारों में 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। चलिए UNCCD के उद्देश्य जानते हैं। भूमि का संरक्षण करना और शरण वाली भूमि को बहाल कर उसे पुनः उपयोगी बनाना तथा सुरक्षित, न्याय संगत व अधिक संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करना। ये मरुस्थलीकरण से निपटने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए जमीनी कार्रवाई पर जोर देता है। आपको बता दें कि UNCCD एक ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और UNCCD द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें जानते हैं। 2015 में भूमि शरण तटस्थता लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम यानी LDNTSP शुरू किया गया था। इसके तहत कन्वेंशन के पक्षकारों को भूमि शरण तटस्थता प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक लक्ष्य तय करने हेतु आमंत्रित किया गया था। भूमि शरण तटस्थता ऐसी स्थिति है जिसमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन किया जाता है। इस हेतु आवश्यक भू संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता सामयिक एवं स्थानिक स्तर पर स्थिर रखी जाती है या उनमें वृद्धि की जाती है। भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। रणनीतिक फ्रेमवर्क 2018 से 2030 इसे 2017 में अपनाया गया था। इस फ्रेमवर्क में राष्ट्रों से मरुस्थलीकरण और भूमि शरण और सूखे से जुड़ी चिंताओं को अपनी राष्ट्रीय नीतियों में शामिल करने का आग्रह किया गया है। UNCCD की अन्य पहलें हैं ग्रेट ग्रीन वॉल 2007, चांगवोन पहल 2011, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस 2022, G20 वैश्विक भूमि पहल 2020 आदि। अंत में भूमि शरण और मरुस्थलीकरण से जुड़ी चिंताएं जानते हैं। भूमि शरण यानी लैंड डिग्रेडेशन से आशय वर्तमान और भविष्य में मृदा की उत्पादक क्षमता में गिरावट या हानि से है। विश्व के 40% भू क्षेत्र भूमि शरण का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह से हर साल 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि अपनी उर्वरता खो रही है। भारत में 32% भू क्षेत्र भूमि शरण का सामना कर रहे हैं और 25% भूमि मरुस्थल में बदल रही है। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं भगवान बिरसा मुंडा। स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। उनका जन्म छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के खूंटी जिले के उलीहातू में मुंडा जनजाति में हुआ था। उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। उनके योगदानों की बात करें तो उन्होंने धार्मिक रूपांतरण रोकने के लिए बिरसाइत नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की थी तथा प्रार्थना के महत्व पर जोर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने शराब से दूर रहने और ईश्वर में आस्था रखने पर भी बल दिया था। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के शोषण के खिलाफ उल गुलान नामक आंदोलन शुरू किया था। इसके परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। इस कानून के तहत जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। हम भगवान श्री बिरसा मुंडा जी से साहस, न्याय, नेतृत्व जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। दिसंबर 2000 के लाल किला हमला मामले में दोषी ठहराए गए लश्कर-ए तैयबा के एक आतंकवादी की दया याचिका को भारत के राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कुवैत में अग्निकांड में मारे गए
भारतीय परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU ने एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आतंकवाद रोधी कमांडो बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नाम पर किए गए संदिग्ध लेन देन का पता लगाने में बैंक के विफल रहने पर लगाया गया है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पिछले 4 दशकों में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में चीन और भारत नाइट्रस ऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक थे। असम में तीव्र शहरीकरण के कारण ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। एक नए शोध के अनुसार समुद्री खीरों की संख्या बढ़ने से प्रवाल भित्तियों को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है। नई पोर्टेबल परमाणु घड़ी समुद्र में भी समय का सटीक निर्धारण कर सकती है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद ने मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर्स खोजे हैं। इन्हें मंगल ग्रह के थार्सिस ज्वालामुखी क्षेत्र में खोजा गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।